वेल दिवाकर यादव जी, गुड। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। देखिए सांख्यिकी आपका लिखा हुआ है ऊपर, और इस सांख्यिकी बोलते हैं और इंग्लिश में स्टैट्स बोला जाता है, स्टैट्स, ठीक है। जो जो एडवांस में है वो बहुत ही आसान है, इसमें कठिन चीज इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को एक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आज पहले दिन समझेंगे तो जरूर जो है दूसरा तीसरा दिन आपको समझ में आएगा, ठीक। तो स्टार्ट किया जाए। आंकड़ा, ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में जो है जानते होंगे, भले हिंदी जानते हो या नहीं जानते हो, इस आंकड़ा को बोलते हैं डाटा। अब सब लोग समझ पा रहे होंगे, सबको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई भी इंफॉर्मेशन, एक जानकारी, एक सूचना, यह डाटा कहलाता है। इसी को हिंदी में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कोई अगर पूछता है आपसे कि आंकड़ा क्या है, तो कहेंगे जब शॉर्ट में लिखा जाता है, सुटेबल ढंग से लिखी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है। जब किसी जानकारी पर शॉर्ट में लिखते हैं तो ये डाटा हो जाता है, आंकड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पाया है कोई 60 में याद रखना, ठीक है। तो हम अब भी दिक्कत है आप लोगों को, यहाँ अभी भी दिक्कत है वीडियो में, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार मैं और बता रहा हूं, ध्यान से सब लोग में, किसी भी जानकारी को, किसी भी मतलब की जानकारी को, इंफॉर्मेशन को जब हम सजा कर कहीं पर लिख लेते हैं तो उस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, डाटा, यानी कि आंकड़ा। जैसे किसी भी क्लास के 10 लड़के हैं, अलग अलग नंबर लाए हैं, कोई 20, कोई 25, कोई 30, तो उसे याद रखना मुश्किल है। लेकिन एक 60 जगह में नाम नंबर करके अगर चार्ट हम बना ले
तो हम 10 वर्ष बाद क्या 20 वर्ष बाद भी बता सकते हैं कि ठीक है ना। हम 10 वर्ष बाद भी बता सकते हैं कि कौन सा लड़का कितना नंबर पाया है। तो लास्ट टाइम सुन लीजिए। किसी भी जानकारी को संक्षिप्त में लिखने की व्यवस्था को आंकड़ा कहते हैं। किसी भी जानकारी को संक्षिप्त में सजा कर लिखना आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, आंकड़ा। अब यहाँ दूसरा टॉपिक आपसे पूछने लायक है, आंकड़ा के प्रकार। आंकड़ा के प्रकार, आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं। धीरे धीरे हम ले चल रहे हैं भाई आपके लक्ष्य की ओर, एकदम आज कंप्लीट कराएंगे इसको, ध्यान से सुनिएगा। आंकड़ा 3 प्रकार के होते हैं। सुनील जी सही बता रहे हैं आप, आंकड़ा जो है 3 प्रकार के होता है। ठीक है ना, जिसमें पहले आंकड़ा का नाम है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा है कि जब हम किसी डाटा को केवल कामा देकर, जैसे हमारे यहाँ हैं जिनकी उम्र है 8 साल, 12 साल, 6 साल, 20 साल, 5 साल, 11 साल। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, 2, 4, 6। हमारे पास 6 स्टूडेंट है जिनकी उम्र है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, 11 वर्ष। तो मैंने क्या किया कि जिस लड़के से पहले पूछा उसका उम्र लिख लिया, उसके बाद जो ही आया दूसरे नंबर पर उसकी उम्र लिख लिया, तीसरे चौथे करके मैंने लिख लिया बिना कुछ टेंशन के कि बढ़ते क्रम में लिखूं कि घटते क्रम में लिखूं, कुछ नहीं सोचा। तो जब मैं कहीं से कोई भी नंबर लिख दिया वो सजा दिया कामा देकर, तो ऐसे आंकड़ा को बोला गया अवर्गीकृत आंकड़ा। बोलिए किसी को प्रॉब्लम है? समझते चलिएगा। जब हम किसी डाटा को केवल द्वारा लिख देते हैं बिना किसी नियम के, तो ऐसे आंकड़ा को बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। यानी कि जिसको जो है वर्गीकृत नहीं किया गया है, यानी कि सजाया नहीं गया है। तो कहीं देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ये डाटा है, पहला। दूसरा सुनिए, दूसरा आपका डाटा है वर्गीकृत तथा संतृप्त आंकड़ा। संतृप्त आंकड़ा, देखिए इसका नाम है वर्गीकृत तथा संतृप्त आंकड़ा। यानी कि यह जो है वर्ग के रूप में दिया जाएगा। जैसे जैसे ध्यान से देखिए, एक आंकड़ा मैं बना दिया इस तरह से, और यहां लिख दिया मैंने उम्र, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने संख्या। ठीक है, यहां लिख दिया उम्र, यहां लिख दिया संख्या, 8, 10, 12, 14, 16। इसके सामने लिख दिया 3, 5, 1, 2। आइए इसको समझते हैं। एक बार में एकदम समझ लेना, अभी दोहरा के नहीं पढ़ाया जाएगा, आराम से समझिए भाई। जिसके यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा आप लोग साउंड अपना म्यूट कर दीजिए, सबका साउंड सही हो जाएगा। कोई साउंड खोला होगा जिससे साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस चार्ट को देखकर क्या लग रहा है कि 8 वर्ष के लड़के हमारे यहाँ 3 है, 8 वर्ष के स्टूडेंट 3 है, 10 वर्ष के स्टूडेंट 5 है, 12 वर्ष के स्टूडेंट 1 है, और 14 वर्ष के स्टूडेंट 8 है, 16 वर्ष के स्टूडेंट 2 है। जब उनकी संख्या को हम साइड में लिख देते हैं कि किस क्वालिटी का कोई चीज कितना है, तो इसको कहा जाता है वर्गीकृत तथा संतृप्त आंकड़ा। संतृप्त इसलिए है कि क्लियर है कि 8 वर्ष के 3 वो है, कोई डाउट नहीं है। 10 वर्ष के 5 है, यानी ये भी क्लियर है कि 10 साल के 5 लड़के हैं।
तो इसलिए इसको बोला गया संतृप्त, है ना। और वर्गीकृत है क्योंकि इसका वर्ग दिया हुआ है। कैसे? तो इस वर्ग को बोलते हैं हम लोग जिसको सांख्यिकी भाषा में बारंबारता, बारंबारता, धीरे धीरे हम इसकी भाषा में चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है? जो उम्र है इसको बोलते हैं पद, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एफ से। अब कहीं भी जब एक्स लिखा जाएगा, जय हिंद जी, कहीं भी एक्स लिखा जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वह पद है, और जहां एफ लिखा जाएगा आप समझ लेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, बताइए इस चार्ट को देखने से आपको 12 वर्ष के कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं? सही जवाब है। 10 वर्ष के कितने स्टूडेंट हैं? 5। 5। माधुरी 5, निकिता कुमारी 5। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आशीष शर्मा, तो अब बताइए है अवर्गीकृत आंकड़ा। सुनिए अब शॉर्टकट में बता रहा हूं, जिसकी फ्रीक्वेंसी न दिया हो, लिखा गया हो, उसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। दिया हो उसको कहते हैं वर्गीकृत तथा संतृप्त आंकड़ा। इसमें सीधे सीधे कंफर्म संतुष्ट करा देता है, पूरा सेटिस्फाई कराता है कि 8 वर्ष के 3 गो, 10 वर्ष के 5, 12 वर्ष के 1, 14 वर्ष के 8, 16 वर्ष के 2 लड़के। इसी को ध्यान सुनिएगा, इसी को हमें अगर अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में लिखना पड़े तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा 8 8 8, देखिए उसके बाद से 10 10 10 10 10। बहुत बवाल है, देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। यानी कि हर पद को ये लिखना अवर्गीकृत हो जाता है, और जब उसको और शार्ट में लिख लेते हैं हम उसकी संख्या को अलग रखकर, तो उसे कहते हैं वर्गीकृत तथा संतृप्त आंकड़ा। बोलिए, किसी को डाउट है? नो। चलिए 2 आंकड़ा आप समझ गए, तीसरे आंकड़े को मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा आंकड़ा को इधर देख लीजिए, ये जो तीसरा आंकड़ा है इसका नाम है वर्गीकृत, वर्गीकृत किंतु तथा असंतृप्त, असंतृप्त आंकड़ा, ठीक है। ये तीसरा आंकड़े का नाम है, इधर से देख लीजिए, वर्गीकृत तथा असंतृप्त। इसमें क्या था? संतृप्त। इसमें आपको इस तरह का चार्ट मिलेगा, इस तरह का चार्ट मिलेगा इसमें। इसमें लिखेगा वर्ग अंतराल, और इसमें लिखेगा आपका बारंबारता। देखिए जैसे यहां लिख दिया 10 से 20, या ऐसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। इसमें लिख दिया 8, ये जो है 4, ये 10, ये 5। थोड़ा समझिएगा, देखिए ये वर्ग अंतराल का मतलब हुआ कि मेरे यहाँ जो भी कोई जगह हो, 0 से 5 साल के 8 लड़के हैं, 0 से 5 वर्ष के 8 लड़के हैं, तो आप बता सकते हैं कितने वर्ष के 8 लड़के हैं? नहीं बता सकते हैं ना। तो इसमें डाउटफुल हो गया कि पता ना 2 साल का है कि 3 साल का है कि 4 साल के है कि कितने साल का कौन है, हमें पता नहीं चलेगा। बस ये पता चलेगा कि 0 से 5 वर्ष, 5 वर्ष के नीचे ही सब है, कुल मिला के इनकी संख्या 8 है। तो बताओ ये क्या हो गया? असंतृप्त हो गया, यानी डाउटफुल हो गया, संतुष्टि नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी दिया है
विकृत तथा असंतृप्त आंकड़ा। ठीक है, तो जब इस तरह का कहीं आंकड़ा दिखाई देगा तो इसको कहते हैं अवर्गीकृत तथा असंतृप्त आंकड़ा। इस तरह का आंकड़ा मिलेगा तो इसको कहेंगे वर्गीकृत तथा संतृप्त आंकड़ा, और जो कामा देकर लिखा रहेगा उसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं और आंकड़ा क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस अवर्गीकृत आंकड़ा में कोई ज्यादा डिफिनेशन नहीं है, लेकिन वर्गीकृत, संतृप्त और वर्गीकृत और संतृप्त में कुछ परिभाषा है, उसको हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक लिख रहा हूं, वर्गीकृत, वर्गीकृत तथा संतृप्त आंकड़ा, और इसका एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, एक्स हो गया, एफ हो गया, आप समझ पा रहे हैं आप लोग? एक्स का मतलब पद को हमें सजाना है, रखना है, और हो गया मतलब क्या होगा, यानी कि कौन सा चीज कितनी बार है। यहां मैं लिख दिया 8, 6, 5 या 10, 4, 15, 2, 16 या 20, 4, ऐसे लिख दिए। ये हो गया आपका पद, ये हो गया आपका बारंबारता। इसमें एक नया टॉपिक आती है जिसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता दिख रहा है आप लोगों को? संचयी बारंबारता क्या होता है, बस एक चीज इसमें हमें सिखाना है। देखिए, संचयी बारंबारता का मतलब होता है किसी भी पद के सामने अगर उसकी संचयी बारंबारता निकालना है तो उसके पीछे की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता के योग को उस अंतराल की संचयी बारंबारता कहते हैं। जैसे कोई पूछे कि इस 15 वाले के सामने की संचयी बारंबारता क्या है, इसके पीछे के सभी बारंबारताओं का योग। जैसे कोई पूछे कि इस है तो 6 को इसमें जोड़ के यहाँ लिखा 10 2 12, 12 4 16, तो इसकी संचयी बारंबारता 6 हो गई, इसकी संचयी बारंबारता 10 हो गई, इसकी संचयी बारंबारता 12 हो गई, इसकी संचयी बारंबारता 16 हो गई। ये जो 16 देख रहे हैं, ये लास्ट वाला ये बताता है कि इसमें कितने लोग हैं, कितने पद हैं, सब क्लियर हो जाता है। देखिए, 8 बरिस के 6 गो, 10 बरिस के 4 गो, 15 बरिस के 2 लोग और 20 बरिस के 4 लोग, कितने लोग हुए? 16 लोग। तो लास्ट की संचयी बारंबारता टोटल नंबर ऑफ टर्म को भी बताता है। संचयी बारंबारता निकालने आएगा आप लोगों को? आएगा निकालने? क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से पूछने का चांस, तो एक बार मैं एक बना रहा हूं और पूछ ले रहा हूं तो आगे बढ़ रहा हूं। कोई अगर पूछ दे कि संचयी बारंबारता की परिभाषा क्या है, तो आप बोलेंगे कि किसी भी वर्ग अंतराल के पूर्व के सभी बारंबारता के योग को, किसी भी वर्ग अंतराल के पूर्व के सभी बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। जैसे x f 2 8 10 12 9 6 3 8। चलिए, 10 के सामने की संचयी बारंबारता क्या होगी? जिसको 9 आएगा डाउट लिख ले। एक आदमी 16 बोल रहा है, बाकी लोग 18। नीतू को डाउट है। आइए नीतू, देखिए
इसकी संचयी बारंबारता पूछा तो इसके सामने लिखो 9। 9 को ऐसे जोड़ के लिखो 9 6 15 3 18 संचयी बारंबारता 18। कुमारी नीति, ये समझ में आया जी? नीतू ठीक। तो इस टॉपिक से एक संचयी बारंबारता पूछ सकता था, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं एक और आंकड़ा के बारे में बताऊंगा। तीसरा आंकड़ा क्या है, ध्यान दीजिएगा। वर्गीकृत तथा असंतृप्त आंकड़ा, ये तीसरा टाइप का आपका आंकड़ा है। तो इसका एक मैं चित्र खींच रहा हूं, एक डाटा जो है बना रहा हूं। देखिए ये है वर्ग अंतराल, ये है आपका बारंबारता, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं संचयी बारंबारता। यानी आपको जब ये चार्ट देगा तो केवल दुइये को देगा, ये और ये। मैं अपने मन से खींच लिया हूं आगे समझाने के लिए। आपको दुइये लाइन देगा, जैसे दे रहा है 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, बस रहने दे रहा हूं। चलिए 60 70 भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, और इसमें दे दिया आपका 4 2 6 3 8 5। चलिए 10 से लेके 70 वर्ष के किसी गांव के लोगों का ग्राफ बनाया गया है। किसी गांव में 10 वर्ष से ऊपर और 70 वर्ष के नीचे लोगों का डाटा तैयार किया गया कि इस गांव में कितने लोग हैं, कितने वर्ष के। तो आप देख सकते हैं 10 से 20 वर्ष के कितने लोग हैं गांव में? 4। 40 से 50 की उम्र में 40 से 50 दो दिखाई दे रहा है भाई, कुछ लोग दो बोल रहे हैं। मैंने एक लाइन से रट जा रहे हैं, कहा 4 के बाद 2, 2 के बाद 6। थोड़ा देखिए आप लोग। आशीष शर्मा 2 आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो 40 से 50 के उम्र में 3 है जी, 3 आदमी हैं। अब सुनिए, ये 2 चीज दे दिया, तो ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया, बहुत से आपको चीजें इसमें मैं बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। तो ये बताओ, इसमें पद तो छुप गया है, पद दिखाई नहीं दे रहा है। तो पद यहाँ पता करने का तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका क्लास मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मार्क, जिसको इसको क्लास मार्क कहते हैं या पद चिन्ह भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि 10 से 20 का क्लास मार्क क्या है, तो इसका फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ध्यान से सुनिएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ के 2 से भागा दोगे तो क्लास मार्क निकल जाएगा। तो 10 20 30 बटा 2 15। समझ में आया है सबको? चलिए, प्रगति सिंह बताइए, 40 से 50 का क्लास मार्क क्या होगा? 45। 30 से 40 के बीच 35 25 55 65। तो अब बताइए, किसी वर्ग अंतराल की क्लास मार्क निकाल सकते हैं आप लोग? क्लास मार्क में कोई डाउट हो किसी को तो बोले, क्योंकि ऐसे ही पूछेगा, कहेगा कि 30 से 40 वर्ग अंतराल की क्लास मार्क क्या है, तो आप बोलेंगे 35। ये दिया नहीं रहेगा, हमने अपने मन से अभी निकाला है इसको। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरह से क्लास मार्क एक समझ गए आप लोग। अब दूसरा चीज बता रहा हूं, देखिए कहेगा कि इसका जो है इस वर्ग जो भी ये दिया गया है आंकड़ा, इस है परा रेंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक है ना, प्लस बी बाई टू, ब्यूटी पांडे ए प्लस बी बाई टू, सही है। अब सुनिए, एल मैंने लोअर लिखा हूं, यू मैंने अपर लिखा हूं, कोई बात नहीं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो बताओ इसकी रेंज आप समझना चाहते हैं ना भाई? कितने लोग समझना चाहते हैं, बोलिए, रेंज को समझना है ना? चलिए देखिए, इसका लोअर लिमिट 10 और सबसे लास्ट में अपर लिमिट 70, दोनों के डिफरेंस को कहते हैं रेंज। रेंज क्या हो गया? रेंज क्या हो गया? 60। तो अब कभी भी अंतराल की रेंज आप बता सकते हो। पहले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट और लास्ट वाला की अपर लिमिट, दोनों के डिफरेंस को कहते हैं रेंज ऑफ डाटा। सही है? चलिए, रेंज समझ गए, क्लास मार्क समझ गए। अब फिर एक बार संचयी बारंबारता समझते हैं। चलिए, रत्ना सिंह या राजीव प्रजापत, दोनों में से कोई एक बता दे 30 से 40 वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी क्या है, बारंबारता? 12। रत्ना सिंह 12 बता रही है। रामगंज सर 6 दिख रहा है, 6। हमने बारंबारता पूछा है, हम लोग फिर गड़बड़ कर दिए। अरे भाई, फ्रीक्वेंसी अंतराल की 6 है ना, फ्रीक्वेंसी 6 है। आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताने लगे। अब सुनिए, अब सुनिए, 40 से 50 वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता क्या है? संचयी बारंबारता CF। हेमा बताइए, हेमा आप बताइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। हेमा देखिए तो बता रही है 15, 4 2 6 6 12 3 15, बहुत बढ़िया, 15। कोई भी स्टूडेंट हो जिसको डाउट है तो बोले, डी लिखे। जितनी चीज बताए समझ गए आप लोग? ओके ओके ओके। तो ये सब क्लियर हो गया, यानी कुछ डाटा के बारे में सब कुछ मैंने बताया कि एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाए। डाटा किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि जब कुछ संख्याओं या किसी भी व्यवस्था को, किसी भी जानकारी को जब हम सजा कर लिखते हैं तो इस व्यवस्था को आंकड़ा कहते हैं, डाटा कहते हैं। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। डाटा 3 प्रकार के होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा, जिसमें कामा द्वारा केवल लिख दिया जाता है। दूसरा, वर्गीकृत संतृप्त आंकड़ा, जिसमें पद और फ्रीक्वेंसी बस दिया जाता है, पद और बारंबारता। और तीसरा है वर्गीकृत असंतृप्त आंकड़ा, जिसमें वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, पद भी छुपा दिया जाता है, संचयी बारंबारता भी नहीं दिया रहता है। तो पद निकालने का फार्मूला है फर्स्ट धन लास्ट अपॉन टू, फर्स्ट धन लास्ट अपॉन टू, जिसे क्लास मार्क के नाम से भी जाना जाता है। और संचयी बारंबारता किसे कहते हैं? तो किसी भी वर्ग अंतराल के पीछे तक की सभी फ्रीक्वेंसी के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। क्लास मार्क क्या है? तो लोअर लिमिट अपर लिमिट के मीड को क्लास मार्क कहते हैं। परास क्या है? तो पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा
और अंतराल की अपर सीमा, दोनों के डिफरेंस को परास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो असली बात है इस चैप्टर का वो हम अब समझेंगे, लेकिन एक और चीज बता रहे हैं। ये जो अंतराल जो होता है, अंतराल जो है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ग अंतराल भी दो प्रकार का होता है। जैसे देखिए वर्ग अंतराल में जैसे मैं लिख दिया इस तरह से, वर्ग अंतराल यहां पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक एग्जांपल, जैसे 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 2 5 3 8 3 3 8 6। एक ये वर्ग अंतराल आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ सुनील जी सही बात है। एक देखिए ऐसे है, ऐसे यहां पर है आपका वर्ग अंतराल, यहाँ है आपका फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां पर लिखा हूं मैं, जैसे 20 29 30 39 40 49 50 59 60 60 9 69। आप लोगों को कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में? क्या अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है दोनों में? 10 9 10 9 नहीं, जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं देख रहे हैं आप लोग, नहीं देख रहे हैं। सुनिए 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 एक कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। आइए देखो 20 29, तो 29 कहाँ है? गैप टूट गया है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। समझ गए अब आप लोग? तो देखो जो कंटिन्यूअस रहेगा इसको बोलते हैं अपवर्जी, अपवर्जी अंतराल। जिसमें जो है गैपिंग जो है, एक मिनट, जिसमें गैपिंग नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, उसको बोलेंगे अपवर्जी अंतराल। एक मिनट रुक जाइए। देखिए जो है इसमें गैपिंग मतलब कि नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्जी अंतराल। और जिसमें गैप हो जाएगा, देखो यहां से 29 पर से 30 आ गया है, गैप हो गया, तो इसको बोलते हैं समावेशी अंतराल। ठीक है, समावेशी अंतराल। कोई दिक्कत? अब सुनिए, ये तो बढ़िया है, ठीक ठाक है, इसमें कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। जब ये दे देगा डाटा ना, तो किसी भी सवाल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले, नहीं समझ में आया जी? जब ये वाला जो है आपको ग्राफ मिल जाएगा, तो अगर इसको जब तक इस रूप में बदलेंगे नहीं, जब कोई इसको अपवर्जी में बदलेंगे नहीं, इसका कोई भी सांख्यिकी का सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या आप चाहते हैं, इसको इसमें बदलना सीखेंगे ना?
इसको जो है इस रूप में बदलना सीखना होगा। कैसे सीखेंगे? तो आपका ये हेडिंग हो जाएगा कि समावेशी अंतराल को अपवर्जी अंतराल में बदलना। तो कैसे बदलेंगे एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसका अपर लिमिट कितना है? 29। और इसका लोअर लिमिट कितना है? 30। दोनों का डिफरेंस का आधा। ध्यान से सुने हैं। पहले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट का डिफरेंस का आधा 1/2 यानी 0.5। 0.5 क्या करेंगे? एक बार और सुन लीजिए। देखिए, पहले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट का डिफरेंस का आधा यानी कि 0.5। ये 0.5 समझ में आया? कहां से आया? बोलिए। ओके। 0.5 क्या करेंगे कि लोअर लिमिट में घटा लेंगे और अपर लिमिट में जोड़ लेंगे तो यह अपवर्जी में चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो, इसमें से 0.5 घटाओ 19.5, इसमें 0.5 जोड़ दो 29.5, इसमें 0.5 घटाओ 29.5, इसमें 0.5 जोड़ो 39.5, इसमें 0.5 घटाइए 39.5, 49.5। ये जो है आपका 49.5, 59.5, ये आपका 59.5, 0.5 बढ़ा दिए तो 69.5। देखो तो ये कंटिन्यूअस हो गया है। बताइए कंटिन्यूअस हो गया है कि नहीं? तो अब जो है ये अपवर्जी में बदल गया है। अब हम कोई सवाल इस पर सांख्यिकी का लगा पाएंगे। ठीक है। तो आपने अभी क्या सीखा कि अंतराल दो प्रकार के होते हैं, अपवर्जी अंतराल, समावेशी अंतराल। अपवर्जी का मतलब, अपवर्जी का मतलब कंटिन्यूअस और समावेशी का मतलब डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में बदलने का तरीका मैंने सिखाया कि पहले अंतराल की अपर लिमिट और दूसरे अंतराल की लोअर लिमिट यानी इसका बड़ का और इसका छोटा का। अब समझ में आ रहा है ना? दोनों का डिफरेंस का आधा अगर पहले वाला में घटा देना है, दूसरे वाला में जोड़ देना है, सब में ऐसा कर देंगे तो आप जो है बना सकते हैं इसको अपवर्जी में। तो एक मैं अंतराल लिख रहा हूं, थोड़ा बनाकर बता दीजिए। ठीक है, पूछूंगा उसमें से क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए। अंतराल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। यहां पर दे रहा आपका 10, 18, 20, 28, 30, 38, 40, 48, 2, 4, 3, 1। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कि 30, 38, 30, 38 वर्ग अंतराल, 30, 38 वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 29, 29, माधुरी 29 बता रही है, मोनिका 30, माधुरी फिर 39 बदल दी।
यानी कि आप लोग समझे नहीं है, मैं लोअर लिमिट पूछा हूं बस। चलिए चलिए, एक मिनट एक मिनट। अभी मैं बताया कि ये जब तक कंटिन्यूअस होगा नहीं तब तक कुछ नहीं बताएंगे आप। तो चलिए इसको पहले बनाइए कंटिन्यूअस में। अपर लिमिट 18, इसका लोअर लिमिट 20। अब बटा 2, 18 में से 22 गया, 2 बटा 2 यानी कि एक आया। तो इस पहलका वाला में से एक एक कम करना है, दूसरा वाला में एक एक जोड़ना है। बोलो 9, 19, एवं कम करो 19, 30, एवं कम करो 29, 39, एवं कम करो 39, 49। अब जो है ये जो है कंटिन्यूअस में बदल गया। अब बताओ, इसकी मैंने लोअर लिमिट पूछा था, लोअर लिमिट का दिख रहा है 29। अब बोलिए समझ में आया? कोई भी व्यक्ति बोले अगर डाउट हो तो। मैंने कहा कि इसके अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट हमेशा के लिए सीख लीजिए। इसके अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट का घटाना का आधा भाग हमेशा इसमें घटाना है या इसमें जोड़ना है, बस ये कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। हाँ धर्मवीर जी सही बताए हैं। ठीक है, अब किसी को डाउट है तो बोले, एक और बता देंगे। अगर डाउट नहीं है तो बोलिए आगे बढ़ा जाए। ओवर नहीं हो रहा है? अच्छा एक और बता दे रहा हूँ, एक और बता दे रहा हूँ, अभी भी किसी के माइंड में नहीं गया है, बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। वर्ग अंतराल, ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ये है आपका 20, ठीक है, 25, 20, 25, 27, एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए, 20, 28 है, 28 है। उसके बाद से 20, 27, 30, 37, 40, 47, 50, 57, 60, 67, ये दिया हुआ है 2, 4, 3, 2, 5। चलिए ये 30, 37 वर्ग अंतराल की अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट चलिए बढ़िया क्वेश्चन, इस पर 3-4 क्वेश्चन मैं बना के पूछ रहा हूँ आप लोग से। राजीव प्रजापत 38.5, सुनील गिरी 38.5, दिवाकर यादव 38.5। इस बार लग रहा है कैप्चर हुआ है कुछ। और लोग मनीषा 38.5, राजशेखर 38.5, सबका इस बार 38.5 आ रहा है। चेक करें। चलिए उत्तर लिख के छोड़ दे रहा हूं, 38.5, 38.5 मैंने लिख के छोड़ दिया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, रेंज क्या है? रेंज, इसका परास क्या है? कौन बताएगा? दूसरा सवाल, परास क्या है? परास 43.5, 47। चलिए कुछ लोग 47 बोल रहे हैं, कुछ 43.5 बोल रहे हैं।
ठीक है। तीसरा सवाल सब हल करेंगे लास्ट में हम। तीसरा सवाल है 40-47 वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता क्या है? 40-47 वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता क्या है? 9 चलिए 9 लिख दिया। अब मैं हल कर रहा हूं, बाकी लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए देख रहा हूं। पहले हम इसको बदलेंगे किसमें? अपवर्जी में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखो, अपर लिमिट 27, लोअर लिमिट 30, दोनों का डिफरेंस का आधा 1.5 आया। इसमें से 1.5 कम करो 18.5, इसमें 1.5 बढ़ाओ 28.5, इसमें से 1.5 घटाओ 28.5, 1.5 बढ़ाओ 38.5, 38.5, 48.5, 48.5, 58.5, 58.5, ये 68.5। बोलो किसी को डाउट है इसमें जो बदले हैं? सब पहिलका में से 1.5 घटा दिए, सब दूसरका में 1.5 जोड़ दिया मैंने। अब रुक जाइए, अब कोई बोले ना, कुछ होने वाला जो हो गया था। अब आइए, मैं पूछा था कि 30-37 वर्ग अंतराल की अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट बोलो 38.5, एकदम सही जवाब है। दूसरा पूछा था कि इसकी रेंज क्या है? लोअर लिमिट 18.5 और अपर लिमिट 68.5, 0.05। ये तो 50 आ रहा है जी, तुम क्या बोले हो? बोलिए जल्दी बोलिए, गलती हुआ था? तो अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि 40-47 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आओ देखो, 2 2 4 6 6 3 9 और इसी का पूछे थे ना, 9 सही बताए राजशेखर जी। बिना सजाए नहीं बताएंगे आप, जो है जब तक उसको बदलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। आप उसको अपवर्जी में बदल के ही कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज जो है मैं आप लोगों को केवल जो है इस चैप्टर के बारे में परिचय दिया कि ये चैप्टर क्या है। इसमें हमेशा एक डाटा देगा, हमेशा एक डाटा देगा और डाटा से क्वेश्चन अब बनाएगा। अभी तक केवल डाटा की मैं जानकारी दिया कि कितने प्रकार के डाटा होते हैं, उसमें क्या क्या परिभाषाएं होती है, क्लास मार्क क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। हिंदी में सुन लीजिए भाई। पहला जो है आंकड़ा क्या है, आंकड़ा कितने प्रकार का होता है, और आंकड़ा में अब बारंबारता किसे कहते हैं, संचयी बारंबारता किसे कहते हैं, ठीक है। पद चिन्ह क्या है, पद चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए। पद चिन्ह को क्या इंग्लिश में हमने बताया था? क्लास मार्क। क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, क्लास मार्क को पद चिन्ह कहते हैं। उसके बाद से रेंज को परास कहते हैं, रेंज को परास कहते हैं। सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जानकारी दे रहा हूं, कल कंप्लीट करा देंगे। सुनिए इस चैप्टर में पूछेगा क्या है, अगर डाटा आपको मिल गया तो क्या क्या पूछेगा देखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल टेंडेंसी, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आदमी की
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ हुआ कि जैसे हमारे पास 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष के 4 स्टूडेंट है, तो इन चारों को लगभग हम एक ही कितना बरिश का कह सकते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं अभी 9 बजे वाले बैच में औसत औसत पढ़ रहे हैं ना, तो औसत में क्या होता है, सबको हम लोग किसी एक पद के बराबर करवा देते हैं। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब भी यही होता है कि सबको हम किसी एक मान के इर्द गिर्द पहुंचा दें। तो बताओ सबका एवरेज क्या हो जाएगा, 11। देख लीजिए 11, इसमें 3 बढ़ाए हैं, इसमें 1 बढ़ाए हैं, तो इसमें 1 घटाए हैं, इसमें 16 है, 8 10 12 14 रखिए इसको, तो इसमें देखिए 2 घटाए हैं, तो 2 से 8 3 11, 11 3 14, 3 है ना। देख लीजिए ध्यान से, 3 को इसमें बढ़ा के बोले हैं, तो इसमें से 3 को घटा के बोले हैं, मेंटेन हो गया। इसमें 1 बढ़ा के बोले हैं, तो इसमें 1 घटा के बोले हैं, ये भी मेंटेन हो गया। यानी कि इन चारों की सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी, 11। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा सुन लीजिए, दिए गए सभी मानों के किसी एक मान के आसपास पाए जाने की संभावना को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। बोलिए, दिए गए मानों को किसी एक मान के इर्द गिर्द पाए जाने की संभावना को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो बताओ ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमने निकाला कैसे, जल्दी बताइए कोई, कैसे पता किया हमने, एवरेज, बहुत बढ़िया है राजशेखर जी, एवरेज निकाल दिया, सबका जोड़ बटा पदों की संख्या भी पढ़ रहे हो। तो बताओ एवरेज निकाले तो क्या निकल गया, सेंट्रल टेंडेंसिटी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकल रही। तो वही कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के कितने स्टाइल है, कितने तरीके हैं। तो पहला जवाब आपका आएगा औसत। केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की पहला विधि क्या है, औसत, जिसको आप लोग कहते हैं माध्य। क्या बोलते हैं, साइट में बोलते हैं माध्य। तो अब औसत को हटाओ, आज से माध्य बोलोगे, क्योंकि आप लोग आंकड़ा पढ़ रहे हैं, ग्राफ पढ़ रहे हैं, औसत मत बोलिएगा। चलिए ऋषि वर्मा जी, लेट तो होता ही है, किसी ना किसी को रोज लेट हो ही जाता है। चलिए तो बताओ जी, सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ समझ गए आप लोग, किसी एक मान के आसपास लाना क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप। इसको ले आने के 3 गो स्टाइल है, 3 स्टाइल है, जिसमें पहला है आप लोग सब लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अभी मैथ में, और दूसरा है इसको इर्द गिर्द पाने की तरीका, जिसको बोलते हैं माध्यिका, और तीसरा एक और है जिसको बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो आज से अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा कहाँ हम पहुंचाना चाह रहे हैं, आप लोग इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुलक। तो देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ समझ गए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के 3 स्टाइल बनाए गए हैं, ये 3 तरीके, एक माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य को हम लोग क्या कहेंगे, मिड, माध्यिका को बोलेंगे मीडियन, और बहुलक को बोलेंगे मोड। मिड, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। किसी को डाउट है, यानी सांख्यिकी में 3 चीज पढ़ाया है। जब अभी तक जो भी मैं पढ़ाया वो तो ग्राफ के बारे में बताया, डाटा के बारे में बताया। ठीक है, डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी की माप निकालना हमें इसमें सिखाया जाता है, और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 स्टाइल है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मिड, मीडियन, और क्या है, बोलिए मोड, है ना, जिसको बहुलक भी कहते हैं, मोड, मिड, मीडियन एंड मोड। तो अब हमें आपको हर ग्राफ का, कितने ग्राफ हुए थे, 3, कितने ग्राफ हुए थे, 3। तो सुनिए ध्यान से, पहला ग्राफ का
मीड, मीडियन और मोड सीखना है। फिर दूसरे ग्राफ का मीड, मीडियन, मोड सीखना है। फिर तीसरे ग्राफ का मीड, मीडियन और मोड सीखना है। यानी तीनों ग्राफ का हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखना है और यहीं पर हो जाएगा ये कोर्स कंप्लीट। तो ये वेट कीजिए, कल हम लोग मिलते हैं और कल जो है तीनों चीज, तीनों माध्यिका, तीनों निकालना हम सिखाएंगे, ठीक है? क्योंकि आज जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ इजाजत दीजिए भाई, गुड नाइट। और मन से पढ़िए भाई, आप लोग एग्जाम सर पे है और भी तमाम वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? इस क्लास को मैं कंटिन्यूअस रखूंगा हमेशा के लिए, कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूंगा हमेशा, ठीक है? आप लोग जुड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू, गुड नाइट भाई सभी को।